बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बिजनेस रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी, मतलब सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में ये चीजें ऐड की जाएंगी रिपोर्ट में। सबसे ऊपर वाली तमाम कंपनीज पर अप्लाई करती हैं, उसके नीचे वाली से पब्लिक कंपनीज पर। ये वाली लिख लो साथ, सिर्फ एक्सक्यूज लिस्टेड मी सर, कंपनी। रिकॉर्डिंग ऑन द हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। 2.3 पर आ जाओ। अब ये वाला है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में ये वाली चीजें लिखी जाएंगी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में। फाइंड आउट क्या क्या है इसकी। बिजनेस रिव्यू मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था, वही सारा इससे लिंक होगा। बिजनेस रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द बिजनेस रिव्यू मस्ट टू द एक्सटेंट, मतलब उस हद तक necessary for understanding development performance और position of the company। बिजनेस रिव्यू का मतलब क्या होता है? पूरे बिजनेस का जायजा लिया जाएगा। तो आमतौर पर कौन देता है? ये चेयरमैन देता है ना ये, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में रिव्यू रिपोर्ट भी लगेगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के ऊपर लगेगी। और क्या लिखा जाएगा इसमें कि पूरे ओवरऑल बिजनेस कितना हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन है, सबका लिखा जाएगा। इंक्लूड्स द मेन ट्रेंड्स, स्टैट्स लिखे जाएंगे ना, एंड फैक्टर्स लाइकली टू अफेक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट। द मेन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब पिछले दौर से लेके देखा जाए क्या रुझान रहा है हर महीने। ट्रेंड क्या होता है? ग्राफ्स ही होता है ना, हर महीने में क्या रुझान रहा है, क्या सेलिंग है, क्या बाइंग है, कितनी शेयर परचेजिंग है। द मेन ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स लाइकली टू अफेक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। लिस्टेड कंपनी के केस में आप मेंबर्स को बता रहे हो यार, माजी को देख के हम मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं, लेकिन साबका ट्रेंड्स की बुनियाद पर ही और मौजूदा ट्रेंड्स की बुनियाद पर ही बताओगे कि मुस्तकबिल में इस कंपनी का क्या फ्यूचर है। आगे आ जाओ, द इंपैक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा माहौल के लिए हम क्या कर रहे हैं, सभी हम कमेंट कर रही है ये ट्री प्लांटेशन वगैरह। तो कंपनी क्या खाली अपना मुनाफा ही कमा रही है कि माहौल दोस्त भी है? ये ना माहौल को पोल्यूट कर रही हो, हैजरस मटेरियल्स छोड़ रही हो उसमें, हाँ, कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हो, नॉइज पोल्यूशन हो। फिर तो कंपनी ये भी बताएगी कि वी आर एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी, वी आर अ ग्रीन कंपनी। आगे आ जाओ, द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ऊपर आ रहा है एनवायरनमेंट, माहौल। सीएसआर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सीएसआर है, माशरे के लोग भी आ जाते हैं, जैसे यूफोन वाले भी करते हैं, वो पेप्सी वाले भी करते हैं, बॉटल ऑफ चेंज भी करते हैं। तो कोई ऐसा फलाही काम क्या कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही? आवाम को आप ये इमेज दे रहे हो कि वी आर नॉट ग्रीडी टू मेक आवर ओन प्रॉफिट, वी लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट एज वेल एज द पब्लिक। तो उनको आप ये बिगर इमेज दे रहे हो, जस्ट टू गिव देम मोर रीजंस टू कम इनटू योर फर्म एंड इन्वेस्ट देयर मनी। डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वही है ना आपके स्टैंडर्ड्स है ना, और क्या है। तो बिजनेस रिव्यू में आप ये भी बताओगे कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, बेसिकली जो ऊपर आपके कंटेंट्स आ रहे हैं, उनसे आप एक स्टेप आगे जा रहे हो। अगेन आई कीप रिपीटिंग माय सेल्फ, लिस्टेड कंपनी में ज्यादा मॉनिटरिंग है, लिस्टेड कंपनी में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं टू सेटिस्फाई एंड कन्विंस देयर मेंबर्स। तो लिहाजा बिजनेस कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के केस में एक रिव्यू सेक्शन भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कंपनी की मजमूई सूरत हाल को इन पॉइंट्स पे रिव्यू किया जाएगा। इसी पर हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल। अंडर द एक्ट 217 इट सर इज अ रिस्पांसिबिलिटी। क्या लास्ट पॉइंट अगर एडिक्वेसी का सर मतलब ये दोबारा होता पढ़ें। है कि बोर्ड ये भी बताएगा कि इस कंपनी के अकाउंट्स क्या बेहतर तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट हैं, क्या वो काफी हैं, क्या वो अप टू डेट हैं, क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, मॉडर्न सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वही आपके स्टैंडर्ड्स है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके आपके सारे पैसों का हिसाब किताब रखा जा रहा है, तो वो बताएंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल लाइन पे आ जाओ। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। यस, हम इससे एग्री करते हैं। द एक्ट हैज फर्दर प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम कंटेंट्स ऑफ सच ए रिपोर्ट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हर फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट तैयार करे। हम इसे एग्री करते हैं। वो कह रहे हैं एक्ट ने फर्दर बताया है कि मिनिमम कंटेंट्स क्या होने चाहिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट के। In the above context, list the matters which are required to be included in the business review। देखा ये, तब मैंने कहा था ये जो ऊपर वाली तीन बातें हमने पढ़ी हैं इन पे तीनों अलग अलग सवाल भी आ जाते हैं या एक आ जाता है। ऊपर वाला देखो, जहां मेरा कर्सर है, ये वाला 2.2, मिनिमम कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये तमाम कंपनी में लिखवाया था, तमाम कंपनीज पर अप्लाई होता है। फिर नीचे पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई होता है।
और ये वाला ये लिस्टेड कंपनीज पर रिव्यू, इस पर ये सवाल आ रहा है कि इन दी अबव कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट द मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस रिव्यू सेक्शन। ठीक हो गया? तो वही आप लिखेंगे कि बिजनेस रिव्यू सेक्शन में क्या शामिल होगा। वही चीजों पर पढ़ी हमने सारी, वही आ जाएंगी। कोई सवाल भी यहाँ तक ऐसा नहीं मान? नो सर। मूव ऑन आगे आ जाओ, एग्जांपल नंबर 10 पे आ जाए। हेडिंग छोड़ देते हैं, हम स्ट्रेट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे ही आएगा आपका। अब पीछे वाले कुछ चीजों को इन्होंने यहाँ डाला हुआ है तो रिकॉल करनी है आपने, क्या चीजें हैं ये। The annual general meeting of ICRA Industries Limited, a listed company, लाइन कर दो कंपनी की टाइप, is to be held on 25 October 2013। AGM का वक्त बता रहे हैं। In addition to normal businesses, the company is planning to discuss the strategic business plan। जनरल मीटिंग में कंपनी क्या सोच रही है, वो क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजिक मतलब फ्यूचर का बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे और शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। ठीक हो गया? देखते हैं आगे क्या पूछते हैं। Explain the requirements of Companies Act 2017 as regards the circulation of information documents to vary। अब ये बड़ा क्वेश्चन है ये। वो कह रहे हैं कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक ये बताएं कि सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स प्रायर टू द अबव मीटिंग। प्रायर टू दी अबव मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग से पहले लिख लो। जनरल मीटिंग से पहले आप क्या भेजते हो? नोटिस भेजते हो ना। तो नोटिस में ही तो इन्फॉर्म करते हो कि इस मीटिंग में क्या क्या, लिख लो साथ। क्या लिखे ना, एज रिगार्ड्स सर्कुलेशन इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द अबव मीटिंग। तो प्रायर का मतलब है एजीएम। एजीएम से पहले जब इन्फॉर्म करते हैं मेंबर्स को तो नोटिस के जरिए ही करते हैं ना। तो अगर नोटिस के जरिए करना है तो पहले हमने बताया नोटिस में क्या शामिल होता है, साथ बंडल लगा होता है। तो इन्फॉर्म ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर की एक टाइप होती है। आगे आ जाओ, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सर्कुलेटेड टू वेरियस स्टेक होल्डर्स एटलीस्ट 21 डेज पहले। 21 डेज पहले क्या जाता है? नोटिस ही जाता है ना, और क्या जाता है। अब हमें बताना है स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे। इस सवाल में कुछ अपनी तरफ से लिखा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बस दिमाग में रखना स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे। एक तो शेयर होल्डर्स आ गए ना, शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर होते हैं। Notice of meeting specifying the place and the day and the hour of the meeting along with the statement to be transacted at the meeting and in respect to the special business, setting out the material facts concerning business। ये इसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो ना। बेसिकली बता क्या रहे हैं, 21 दिन पहले एजीएम का जाएगा नोटिस, और नोटिस में क्या लिखोगे? एजेंडा। एजेंडे में लिखा होता है मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, और बताओगे कौन कौन से, याद होगा बिजनेसेस ट्रांजैक्ट होंगे, याद है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। तो वो भेजोगे और वो नोटिस हर किसी को जाएगा जो इंटाइटल टू रिसीव नोटिस है। ये तो अपनी तरफ से बनाया गया ये जवाब। एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी अकम्पनीड बाय अ प्रॉक्सी। क्योंकि सवाल ये बड़ा है, काफी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो नोटिस या इंफॉर्मेशन जाएगी उन सारों का जिक्र करें। तो पहले वाला हम क्या कह रहे हैं? एवरी नोटिस शैल बी अकम्पनीड, जो जो नोटिस जाएगा, हर नोटिस प्रॉक्सी फॉर्म तो लगेगा कि अगर मेंबर ना आ सके तो प्रॉक्सी भेजे। द नोटिस शैल बी सेंट टू द फॉलोइंग ऑल द मेंबर्स, ऑल द डायरेक्टर्स, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ। का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेंबर वफात पा जाए तो उसकी जगह उसका लीगल हेयर, द ऑडिटर। अब देखो मेंबर्स तो आगे शेयर होल्डर्स लिख लो साथ, डायरेक्टर्स के साथ लिखो भी आमतौर पर मेंबर्स होते हैं। थर्ड के साथ क्या लिखोगे? जब मेंबर वफात पा चुका होगा उसका लीगल हेयर आ जाएगा। और ये जो चौथे वाले हैं ये स्टेक होल्डर हैं, ये ऑडिटर्स कभी शेयर होल्डर नहीं होते। आगे और फिर हम समराइज करते हैं इसको। कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मतलब क्या होती है? जब मीटिंग के बाद जो रेजोल्यूशन पास होगी, which are proposed for consideration in the meeting, they shall be annexed to the notice of the meeting all material facts concerning the strategic business plan। इसको आसान करो ना यार, लिखो कि अगर मेंबर्स ने कोई रेजोल्यूशन पढ़ा हुआ है, याद करो, अगर मेंबर्स ने कोई रेजोल्यूशन प्रपोज की है
मतलब वो रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। और याद होगा आपको कौन मेंबर्स प्रपोज कर सकते हैं, पास एक खास परसेंटेज होती है। अगर तो मेंबर्स ने कोई रेजोल्यूशन प्रपोज की है तो वो भी साथ आप भेजोगे, और तमाम मेंबर्स को जाएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को जाएगी। और आप उसी नोटिस में आप बताओगे हमारा अगला बिजनेस प्लान क्या है। पहले पढ़ते हैं इसको। एवरी कंपनी शैल आल्सो सेंड कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉपी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। भाई इसको ब्रैकेट करके साथ लिखो ना, बंडल नहीं है ये तो, और क्या है ये, इन्होंने तोड़ तोड़ के लिखा है ना। आप यहाँ इसको एरो करो, लेके जाओ इसको, या मेरा कर्सर है, इसको ब्रैकेट लगाओ बड़ा, इसको एरो करके यहाँ लेके जाओ, इसे अटैच करो ये 21 डेज के साथ। इसको लिखने के कई तरीके हैं, साथ लिखो ना कि जब भी नोटिस जाता है साथ बंडल भी जाता है। तो खामखा मुश्किल क्यों किया हुआ है, सिंपल था ये। जब भी नोटिस जाएगा, जिसको भी जाएगा, चाहे मेंबर हैं चाहे स्टेक होल्डर हैं, सबको बंडल तो जाएगा साथ। और बंडल में बताया हुआ है कि जो टॉप दो थे वो लिस्टेड कंपनी के केस में आते हैं। फिर ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो बंडल किसको जाता है, याद होगा। एक सेट जाता है मेंबर्स को, नीचे वाला आ रही है जहाँ मेरा कर्सर है, एक सेट मेंबर को जाता है, एक कमीशन को, एक रजिस्ट्रार को, और एक एसएससीपी को, याद होगा आपको ये। तो अगर मैं इसको इजी करूं, ये जो ऊपर वाला मेरा कर्सर है, कि मीटिंग से पहले जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है, इंफॉर्मेशन को मैं नोटिस कह रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन किस किस को जाएगी। पहली लाइन आएगी तमाम शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को। भी जिसको भी जा रही है बंडल के साथ ही जाएगी, ताकि तैयारी करके आए यार। तो उसमें बस दो बता दो साथ आप, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है और अगर लिस्टेड है, और साथ वेबसाइट पर भी आएगी। और इसमें क्या है, ये खामखा और कुछ है ही नहीं इसमें, दो ही लाइनें आ रही है ना। नोटिस 21 दिन पहले, साथ लिख दो। नोटिस का सारा बंडल किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को, साथ स्टेक होल्डर्स को। लेकिन जिसको भी जाएगा नोटिस के साथ बंडल लाजमी जाएगा। और चाहे कंपनी लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड के केस में दो चीजें और ऐड होंगी। लिस्टेड के केस में बंडल जो है वो साथ 3 सेट्स और भी जाएंगे, बाई कंपनी वेबसाइट पर भी आ जाएगा। बस और क्या है इसमें, आपने इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो। कोई सवाल यहाँ तक भी, एनीवन? यस। हाँ जी। सारे जाग रहे हैं कि नहीं भाई, एवरीवन? समझ आ रहा है सबको, बॉयज गर्ल्स? यस सर। ठीक है, यस सर। मूव ऑन मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट्स। अभी थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है बाकी आगे इजी है। ये बेसिकली अलग चैप्टर था ये, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स का। ऑफ एसोसिएट नहीं है, एसोसिएटेड कंपनीज। देखो ये एक स्टेटस होता है, दो लफ्ज आगे आ रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इनको मैं कहता हूँ ये स्टेटस है, ये है ही स्टेटस। एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, ये दो अलग अलग स्टेटसेस हैं। अब हम देखेंगे ये स्टेटसेस कैसे हासिल किए जाते हैं। Associated companies और undertakings mean any two or more companies, कम से कम दो कंपनीज हो या ज्यादा। और अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या होता है, लिखो भाई, कंपनी के अलावा कोई और बिजनेस। कंपनी के अलावा कोई और बिजनेस, और अ कंपनी एंड अंडरटेकिंग। तो जहां लफ्ज अंडरटेकिंग आएगा मतलब कंपनी के अलावा कोई और बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर। तो एसोसिएटेड मेन वर्ड है, एसोसिएटेड कंपनी, दोनों में कॉमन लफ्ज क्या आ रहा है, एसोसिएटेड। तो लफ्ज एसोसिएटेड का मतलब ये है कम से कम दो या ज्यादा। दो या ज्यादा क्या, दो या दो से ज्यादा कंपनीज, या दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ बिजनेसेस। अंडरटेकिंग्स का मतलब ये है कंपनी के अलावा कोर बिजनेसेस। जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस, चाहे वो कंपनीज हो या कंपनी के अलावा, वो क्या हो, तो कहां से पढ़ता हूं, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज, वो आपस में इस तरह कनेक्टेड हो, जो मैं पढ़ूंगा अभी। If a person who is the owner or a partner or a director of a company or undertaking के ऊपर लिख दो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर। अगर एक बंदा किसी बिजनेस का ओनर है
पार्टनर है, पार्टनरशिप्स में पार्टनर होते हैं, कंपनी में होता है डायरेक्टर, और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन होल्ड्स और कंट्रोल्स shares carrying not less than second crore 20% of the voting power in such company undertaking is also the owner or partner or director of another company or undertaking or directly or indirectly holds or controls shares के not less 20%। देखो तो सिंपल, इसको इजी करते हैं ये, पहले सुन लें आराम से। अगर एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठा है, तो हम कहेंगे वो कंपनीज क्या कहलाएंगी आपस में, एसोसिएटेड कंपनीज। दो अलग अलग चीजें हैं, एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैक वक्त बैठा है, तो वो कंपनीज का ताल्लुक क्या होगा, एसोसिएटेड कंपनीज, नंबर वन। नंबर टू, वो ही एक शख्स एक या एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठा हुआ है और साथ ही हर कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग भी रखता है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तब भी उनका ताल्लुक एसोसिएटेड होगा। लेकिन शर्त है वो तीनों बिजनेस कंपनीज हो। तो दो लफ्जों को तोड़ो ना, एसोसिएटेड को अलग रखो, कंपनी को अलग रखो। एसोसिएटेड में दो चीजें आएंगी, या वो डायरेक्टर बस बैठा हो बोर्ड्स में तब भी एसोसिएटेड, या बैठने के साथ साथ 20% कम से कम शेयर होल्डिंग भी रखता हो उन सारी कंपनीज में। कैसे, डायरेक्टली और सर इनडायरेक्टली। हर कंपनी का 20% शेयर रखेगा। यस 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 यस, इसको अब अलग कर दो। और इसमें पंच लाइन क्या है कि तीनों बिजनेस कंपनीज होंगी। अब आगे आ जाओ, अंडरटेकिंग्स। जब एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा बिजनेसेस में बैठा हो और उसमें से एक कंपनी हो जिसके बोर्ड में बैठा हो, एक पार्टनरशिप हो जिसका वो पार्टनर हो, और दूसरी भी पार्टनरशिप हो, दो पार्टनरशिप से एक कंपनी, या दो कंपनी से एक पार्टनरशिप। जब बिजनेसेस का ब्लेंड आएगा ना, ब्लेंड कॉम्बिनेशन, तो उसको आप कहोगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। वही दोनों आएगा, या उनमें खाली बैठा हो या उनमें 20% कम से कम वो शेयर होल्डिंग। अब पार्टनरशिप में शेयर होल्डिंग तो नहीं होती, इसका मतलब 20% कैप, जितना एसेट लाया गया उसका मालिक हो वो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो तब इन बिजनेसेस का स्टेटस क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड। समझ नहीं आया तो पूछ लो जी। सर ये रिपीट कर देंगे? एक्सीलेंट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लिखा नहीं है? इसको लिखो उर्दू में सारे बच्चे, रटे लगेंगे सीधे। सारे लिखो उर्दू में यार, 30 दफा रिपीट किया मैंने। ये लिखो अच्छा उर्दू में यार, सर, लिखो लिखो, मैं दोबारा लिखो। ये जो बच्चे 12 पूछते हैं वो लिखते नहीं है ना। पहला पॉइंट क्या, लिखो उर्दू में यार, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखो। जब एक शख्स, ऊपर लिखो, एसोसिएटेड एक स्टेटस होता है, और ये मंदरजा झेल तरीकों से हासिल किया जाएगा। नंबर वन, जब एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बहैसियत डायरेक्टर बैठा हो। इसको इसने रीफ्रेज किया ना, फिर खुद ही ब्लेम करे अपने ऊपर। सर ये लिखा हुआ है सर, इससे आगे वाला दूसरा जो बिजनेस वाला आपने लिखा है तो वो नहीं लिख सकता। कौन सा? हाँ, सर जो बिजनेस वाला आपने लिखा था इसके बाद। बिजनेस वाला। अब सारा सुन लो यार। यस। नंबर टू, नंबर टू क्या था, जब एक शख्स एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बहैसियत डायरेक्टर बैठा हो और वो हर कंपनी में कम से कम 20% शेयर होल्डिंग रखता हो, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन सारी कंपनीज का, तो इन सारे बिजनेसेस का या इन सारी कंपनीज का स्टेटस क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड स्टेटस, एसोसिएटेड कंपनी। अब आगे आ जाओ। जब एक शख्स एक वक्त में
मुख्तलिफ बिजनेसेस का या पार्टनर होगा या डायरेक्टर होगा, यानी कि एक कंपनी के बोर्ड में बैठा है बेस्ट द डायरेक्टर और दो पार्टनरशिप्स में वो पार्टनर है। तो उन सब का स्टेटस क्या होगा? एसोसिएटेड, दो या दो से ज्यादा। इसी तरह जब वो एक शख्स एक वक्त में, वो रिपीट होगा, एक से ज्यादा बिजनेस में ऐसे बैठा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल तीन पार्टनरशिप्स में वो पार्टनर है और तीनों पार्टनरशिप्स का 20% शेयर कैपिटल वो लाया हुआ था, 20% कैपिटल वो लाया था। तो उन तीनों पार्टनर्स है, प्लस एक कंपनी के बोर्ड में बैठा हुआ है और वहां भी 20% शेयर होल्डिंग रखता है। तो चाहे एसोसिएटेड कंपनी है, चाहे एसोसिएटेड पार्टनर, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है कि या वो खाली बैठा होगा या बैठने के साथ साथ वो 20% शेयर होल्डिंग का मालिक होगा या 20% कैपिटल वो लाया होगा। इसको दोहराओ दिमाग में, दो ही चीजें हैं ना, या वो खाली बैठा होगा, बैठने से स्टेटस आ जाएगा, या बैठने के साथ साथ वो होल्डिंग भी रखता होगा। कोई सवाल यहां तक? हाँ जी, यस। सर ये लास्ट वाला जो है ना पॉइंट, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? सर ये जो बिजनेसेस वाला आपने लिखवाया है कि जब एक शख्स एक वक्त में मुख्तलिफ बिजनेसेस के बोर्ड में हो या जब मैं पार्टनर। कहता हूं तो इसको और आसान कर दो यार, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का मतलब ही ये है कि मुख्तलिफ बिजनेसेस शामिल होते हैं, बस लिखो इसका मतलब। अंडरटेकिंग्स का मतलब ही होता है कि डिफरेंट बिजनेसेस। एसोसिएटेड कंपनी का मतलब होता है कि एक से दो या दो से ज्यादा कंपनीज। अंडरटेकिंग्स का मतलब ही होता है कि डिफरेंट बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। अंडरटेकिंग्स का मतलब ये होता है। और वो डिफरेंट बिजनेसेस एसोसिएटेड कब बनते हैं? जब, पहली मिसाल बता रहा हूं, एक कंपनी है, दो पार्टनरशिप्स हैं, या तीन कंपनीज कह लो, दो पार्टनरशिप्स कह लो, चार पार्टनरशिप्स कह लो, दो कंपनीज कह लो, इन सारों में कॉमन चीज क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। तो पहले अंडरटेकिंग का मतलब क्लियर कर लें। अंडरटेकिंग्स का यहां मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में एक शख्स या खाली बैठा है, एक कंपनी के बोर्ड में बैठा हुआ है एज अ डायरेक्टर, और दो पार्टनरशिप्स में बैठा हुआ है एज अ पार्टनर। या नंबर टू, एक कंपनी में बैठा हुआ है डायरेक्टर और साथ उसके 20% शेयर होल्डिंग भी है, और उन दो पार्टनरशिप्स में बैठा हुआ है साथ वो 20% कैपिटल भी का भी मालिक है। अब बताओ भाई। यस, ये सर अब रिपीट करो इसको, क्या बोला मैंने, बताओ, समझाओ मुझे। यस, कमान, शाबाश, आसान लफ्जों में। सर आपने कहा है कि अंडरटेकिंग्स का मतलब है कि डिफरेंट बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट बिजनेसेस में ये है कि एक शख्स जो है वो एक वक्त में एक कंपनी के बोर्ड में बैठा है, या दो पार्टनरशिप्स में जो है वो पार्टनर है, दो बिजनेसेस में पार्टनर है, या वो एक कंपनी में कंपनी के बोर्ड में बैठा है और उसके 20% शेयर्स का मालिक भी है, और इसके अलावा जो है जो बाकी बिजनेसेस हैं उनके 20% कैपिटल भी वो लाया है। ऐसे ही ना सर, ठीक है, कैपिटल हाँ जी। एसेट्स जो है उनका मालिक है। और कोई सवाल भी? एनीवन? एनीवन? नो सर। मूव ऑन। ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है जिससे ये एसोसिएटेड का स्टेटस हासिल किया जा सकता है। दैट्स द फर्स्ट वे। सेकंड आ जाओ, एक सब में आ रहा है, और if the companies or undertakings are under common management or control or one is the subsidiary। ध्यान करना, इस एक पॉइंट पे सवाल आए हुए हैं।
तो मैं कहूँगा बताओ यार वो 3 कौन से तरीके हैं जिससे एसोसिएटेड का स्टेटस हासिल किया जा सकता है। आप कहोगे सर 3 तरीके हैं जिससे एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग का स्टेटस हासिल किया जा सकता है। नंबर 1 पढ़ लिया, नंबर 2 पे आ जाओ कि जब वो कंपनीज या अंडरटेकिंग्स मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस अंडर कॉमन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है यार, एक बोर्ड चलाए 2 कंपनीज को। जब 2 कंपनीज आपस में मर्जर करती हैं, मिलके चलती हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 सालों के लिए, तो फिर उनको एक बोर्ड रखना पड़ता है। हर कंपनी का अलग बीओडी होता है कि नहीं होता भाई? तो जब वो आपस से मिलके चलती हैं, कोई ज्वाइंट वेंचर करती हैं, तो वो कहती हैं एक बोर्ड हमें चलाए। ये वही बात हुई गाड़ी में 2 स्टीयरिंग व्हील हो, स्टीयरिंग व्हील तो एक ही होता है ना। तो इस तरह कॉमन मैनेजमेंट का मतलब होता है 2 कंपनीज ने आपस में तय किया मिलजुल के काम करेंगी और दोनों को एक अंडर कॉमन मैनेजमेंट आता है, या ये हो और वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर। उन्होंने पढ़ा हुआ है कि एक कंपनी, ध्यान करो और समझो, जब एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी होती है तो दूसरी फिर क्या कहलाती है बताओ भाई? क्या कहलाती है दूसरी कंपनी? होल्डिंग। 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 तो क्या वो स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में आता है कि नहीं आता? आता है सर। यस सर। तो अगर इस तरह भी हो जाए, इस तरह की सिचुएशन में भी हम कहेंगे उनका स्टेटस क्या कहलाएगा? एसोसिएटेड। उनका आपस में ताल्लुक बन गया। ये अलग तरीका है। पहला वाला बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, ये दूसरा वाला बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। हम यहाँ लॉ बनाने नहीं आए, हम यहाँ लॉ समझने आए हैं। तो पहले वाले तरीकों को बिल्कुल अलग रखो कि उस तरह से भी ये स्टेटस हासिल किया जा सकता है और इस तरह से भी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कंपनीज एक्ट ने कह दिया भाई अगर इस तरह की कोई हालात पैदा हो जाएं तो आपने कहना है उन सब का स्टेटस एसोसिएटेड हो गया है। अब आपको कोई सर ठीक है हो गया, फिर क्या होगा? सवाल तो ये बनता है ना सर ठीक है हो गया फिर, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, किसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं और ये क्यों किया जाता है ऐसे। पहले तरीके पढ़ लेते हैं हम, आगे आ जाओ। इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा। मुदारबा क्या होता है? कौन मुझे बच्चा बताएगा? या सारी ये कहेंगे हमें नहीं पता क्या होता है मुदारबा? एनीवन जल्दी से, क्विक, शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर हेड। इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग। तो क्या मुदारबा क्या होती है? पार्टनरशिप होती है कि सोल ट्रेडरशिप होती है? पिक वन। सर पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप सर। शाबाश। हाँ जी, देखा ना, ये मैं चाहता हूँ कि बच्चे घर में पढ़ें, जब आप पढ़ते हैं तो फौरन से आप जवाब देते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन उल्टा पढ़ रहे हैं। क्यों भी अली? पढ़ रहे हैं घर में लेकिन उल्टा पढ़ रहे हैं, लगता है किताब उल्टी रख के पढ़ रहे हैं। क्यों भी मोहम्मद अली आबिद, बताओ, मुदारबा पार्टनरशिप होती है कि सोल ट्रेडरशिप होती है? बताओ भी इकरा, इब्राहिम बेग। सर सोल ट्रेडर होती है। शाबाश, इकरा बहुत अच्छी बच्ची है, ये सर पढ़ती है। कंपनी होती है, सर कंपनी होती है। किसने बोला है अभी? हमजा अली। एक ही बच्चा घर में पढ़ रहा है और मैं उसका बहुत मशहूर हूँ, वो किताब सीधी रख के पढ़ता है। वो जब पढ़ रहा होता है ग्रेट, थैंकफुली आंखें खोल के पढ़ता है वो। थैंक यू हमजा अली। ये लिखवाया हुआ है मैंने साथ उर्दू में, मैंने ये भी कहा था अपनी मादरी जबान में भी लिख लेना। मुदारबा इज अ कंपनी, उर्दू में लिखवाया था मैंने, और जब जब ये लफ्ज आया मैंने कहा था। और फॉर एग्जाम्पल यही अगर आप पेपर में लिख के आ जाओ, अब मुझे बताओ क्या करेगा एग्जामिनर? ये आपके सामने लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इस वाली चीज को, ये क्या है अभी 134 है, डेट है 12, इसको सुनना। यही एग्जाम में होता है। जो बच्चे कहते हैं ना नहीं सर एग्जामिनर ने फेल किया है, सर किस्मत नहीं थी, ये सब इग्नोरेंस वाली बातें हैं, ये जाहिलाना बातें हैं। यही होता है जो अभी आपने यहाँ किया है, उसका आपने मुजाहरा किया भरपूर, आपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है। मैं 2 दफा पूछा है, आपने भरपूर कॉन्फिडेंस से कहा है सर पार्टनरशिप होती है। यही एग्जाम में करके आते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी, और फिर कहते हैं पता नहीं हम फेल कैसे हो गए। क्या इसका 1 नंबर काटेगा या वो गुस्से में आके 5 नंबर काट देगा? दैट्स व्हाट हैपेंस। पढ़े लिखे हैं ना, तो साइंस कहती है एवरीथिंग हैज अ रीजन, राइट? दैट्स व्हाट यू डू इन द एग्जाम्स। डिटेल्स ज्यादा हैं लॉ में, लेकिन आपको पहले दिन मैंने कहा था आपने हर चीज हर रोज पढ़नी है वरना कॉन्सेप्ट्स वॉश हो जाते हैं। अब मेरी समझ से बालातर है ये चीज कैसे आपके दिमाग से वॉश हो गई है कि जब समझाया भी गया है
कि मुदारबा एक कंपनी होती है। इसका मतलब है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा जाके आपने देखा ही नहीं है। तो वही बात है, किस जगह जाओ और फिर वहां बरस ना जाओ तो रास्ता थोड़ा सा भूल ही जाता है। फिर बता रहा हूं मैं, आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सब को एक कॉल ऑफ वार्निंग है ये आपके लिए। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, आपको हर चीज समझा दी गई है, बुक एविडेंस इस बात का। आप लोग रेगुलर नहीं पढ़े। मैं मानता ही नहीं हूं जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा हो ऐसे ठक करके जवाब ना आए। मैं मानता ही नहीं हूं इस बात को। आप नहीं देख नहीं रहे हो, आप यू हैव लेफ्ट इट लाइक दैट। तो ये आपके सामने एक एविडेंस सामने पेश कर दिया आपने खुद ही। लास्ट पढ़ते हैं। इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेज्ड बाय अ कंपनी, इसको हम तोड़ेंगे। इफ द अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग क्या है मैं बताता हूं, कोई और बिजनेस है। मुदारबा क्या है, एक कंपनी होती है। मुदारबा एक कंपनी ही होती है जो रजिस्टर होती है SECP में। फर्क सिर्फ क्या होता है, इसको अलग लाइसेंस मिलता है और ये इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग में एंगेज होती है, तभी तो इसको मुदारबा कहते हैं। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट था, नॉट फॉर प्रॉफिट भी कंपनी ही होती है और नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर होती है अंडर व्हाट? सेक्शन 42। सेक्शन 42। सेक्शन 42। लेकिन होती तो कंपनी है ना, करती वेलफेयर के काम है, होती तो कंपनी है, लेकिन लाइसेंस तो अलग होता है, स्पेशल लाइसेंस। मुदारबा है कंपनी, स्पेशल लाइसेंस। तो ठीक है ना, लॉ ने उनको लेवरेज दिया, रूम दिया है ना, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो लॉ फॉलो करना है। टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स का ये स्टेटस हासिल करने का तीसरा तरीका। बिल्कुल अलग कर दो पहले दो तरीकों से, बिल्कुल अलग अलग सवाल आते हैं, इनको जंबल अप नहीं करना। ये तीन अलग अलग तरीके हैं। तो ये स्टेटस हासिल करने का तीसरा तरीका ये है कि एक कंपनी, अब याद करो मैंने कहा था, ये मैं आपको लिस्ट देनी थी, मैं भूल गया। जब कंपनी लॉ खत्म कर लेंगे ना, फिर 1 घंटा निकालेंगे, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कहाँ से अवेलेबल है सारी। पाकिस्तान में 25-30 मुदारबाज काम कर रहे हैं इस वक्त। तो नाम थोड़े मुश्किल है, मुझे भूल जाते हैं बाज़ औक़ात। एक कंपनी है, ठीक है, एक आर्म स्टैंडर्ड कंपनी है, वो रजिस्टर्ड SECP से और कंपनीज एक्ट 270 रेगुलेट करता है। वो कंपनी अपना एक और आर्म इंट्रोड्यूस कराती है, अपनी एक और कंपनी फ्लोट करती है, इससे कराती है। एक कंपनी हमने पढ़ा था, कंपनी बैंक भी बनती है, हमने कहा था ज्यादातर बल्कि सारे बैंक होती कंपनीज हैं। पहले एक कंपनी बनती है, फिर वो आगे जाके बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत बैंक बनता है। तो हम कह सकते हैं बैंक असल में होती कंपनीज हैं, या दूसरे लफ्जों में ऑल बैंक्स आर बैंकिंग कंपनीज। अगर एक बैंक है, अब बैंक आमतौर पर जब कर्जा देते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस ही देते हैं ना, वो कहते हैं कर्जा लो, सिक्योरिटी रखो, सूद दो में, दैट्स हाउ दे मेक द मनी। अगर एक बैंक चाहे या बैंकिंग कंपनी चाहे तो वो एक और कंपनी अपने अंडर क्रिएट करा सकते हैं, अंडर द सेम बैनर, ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे होती हैं। वो कहती हैं इसको हम बनाएंगे मुदारबा। तो SECP को एप्लीकेशन देंगे कि वी आर रजिस्टरिंग या फ्लोटिंग अ मुदारबा, इसको आप रजिस्टर करना है, ये हमारे नेम के अंडर ही आएगी, इसका हम अलग नाम रख देंगे, लेकिन इसको मैनेज हम करेंगे, ऐसे होल्डिंग मैनेज करती है सब्सिडरी को। इफ द अंडरटेकिंग, कोई और बिजनेस, इज अ मुदारबा, अगर आपने उस बिजनेस को कंपनी बना लिया और एज मुदारबा बना दिया, लेकिन उसको मैनेज कोई और कंपनी कर रही है, देखो मैनेज बाय अ कंपनी, तो जो कंपनी मैनेज, इसके ऊपर लिखो जो कंपनी मैनेज कर रही है ना, वो मुदारबा नहीं है, वो एक आम कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक, मिसाल दे रहा हूँ, हबीब बैंक तो कंपनी है, लेकिन हबीब बैंक लेंडिंग करती है इंटरेस्ट बेस्ड। तो इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग करने के लिए हबीब बैंक अपना एक मुदारबा करती है। मैं मिसाल दूंगा आपको, जितने भी आपके इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेज हैं, हबीब बैंक का क्या नाम है उसका यार, हबीब बैंक इस्लामिक का क्या नाम है, इस्लामिक लैंडिंग करती है, क्या नाम है उसका यार, हबीब क्या था, किसको याद है? शायद बैंक अल हबीब है। नहीं नहीं तमाम, तकरीबन तमाम बैंक्स के इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच है कि नहीं है? है, तमाम बड़े बड़े बैंक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बैंक्स बैंकिंग कंपनीज हैं और वो जो इस्लामिक वाले वो मुदारबाज हैं। तो ये भी स्टेटस है ये। और अगर ऐसे भी किसी कंपनी को मैनेज किया जाएगा तो हम कहेंगे चूंकि कंपनीज आपस में लिंक्ड है ना, तो इनका स्टेटस भी एसोसिएटेड ही कहलाएगा। ये
दैट्स एन अनयूजुअल वे ऑफ वर्किंग। पहले हमने पढ़ा था होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग और सब्सिडरी को हम एसोसिएटेड भी कह सकते हैं, यस। होल्डिंग भी अंडर कॉमन मैनेजमेंट आ सकती है, लेकिन नहीं होता आमतौर पर, दोनों का अलग अलग बोर्ड्स होता है। बल्कि आ सकते, देखो ना, वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर, ये आ गया ना। तो होल्डिंग सब्सिडरी का ताल्लुक भी एसोसिएटेड का होता है, क्योंकि अंडर कॉमन मैनेजमेंट आ रही होती है ना। मैनेज तो होल्डिंग कर रही होती है उसको, मेन चीज तो कंट्रोल वो कर रही होती है। तो दूसरे दोनों पॉइंट्स में कॉमन चीज क्या आती है कि वो मैनेज एक मेन कंपनी कर रही होती है उनको। सेकंड वाला तरीका वो तो स्टैंडर्ड तरीका है, ये थर्ड वाला अनयूजुअल तरीका है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में भी हम कहते हैं वो ताल्लुक अब एसोसिएटेड कहलाएगा। डन। ये 3 तरीके हैं एसोसिएटेड स्टेटस को हासिल करने के। कोई सवाल? आगे देखो, मुदारबा इज इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अ सेटअप मतलब कंपनी created in order to ensure interest-free financing. Mudarba Management Company is established as a public company which is licensed. देखो लाइसेंस, अलग लाइसेंस मिलता है। To float मतलब register. मुदारबाज which are separate legal entities मतलब वो अलग कंपनी होती है। मुदारबा अलग कंपनी, उसको मैनेज करने वाली कंपनी अलग। डन। अब ये ऐसा अलग कर दो, आगे एरो करो। अब आगे एक्सेप्शंस आ रही हैं। However, following directorships or shareholdings shall not be considered while ascertaining मतलब determining the status of companies to be associated। उर्दू में लिख लो सिंपल यार, कि इन फॉलोइंग केसेस में बज़ाहिरन तो स्टेटस एसोसिएटेड कंपनी का बन रहा है, लेकिन फिर भी इसको एसोसिएटेड नहीं माना जाएगा। ये मंदरजा झेल सिचुएशंस में स्टेटस एसोसिएटेड बन रहा है, यस। वो कैसे बनता है अभी हम पढ़ेंगे, बन रहा है, लेकिन इसको एसोसिएटेड ट्रीट नहीं किया जाएगा। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और चूंकि वो अवाम की वेलफेयर के लिए काम कर रही है, इसलिए एसोसिएटेड स्टेटस पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस यहां अप्लाई नहीं होंगी। डन, इसको लिख लो। आगे हम पढ़ेंगे ना, मैंने पहले बताया भी एसोसिएटेड का क्या, ठीक है, फायदा मकसद क्या है। आगे हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड पे कुछ पाबंदियां लगती हैं, लेकिन जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाना वहां हम नहीं लगाते पाबंदियां। हम कहते हैं क्योंकि अवाम का, हुकूमत का मकसद जाती मुनाफा नहीं होता, अवाम की फलाह बहबूद होता है, तो वहां बस छोड़ दिया जाए। राइट। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन, याद है नॉमिनेशन, नॉमिनी डायरेक्टर। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन, एक बंदे को डायरेक्टर बनाया गया, कैसे? नॉमिनेट करके। किसने नॉमिनेट किया? बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। याद है वो टॉपिक, याद करो। जब फेडरल गवर्नमेंट शेयर ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेयर्स ले, और उसकी वजह से वो डायरेक्टर को नॉमिनेट करे, याद है? तो अगर एक बंदा डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ हुआ है, किस नॉमिनेट किया? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यानी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बराह रास्त नॉमिनेट किया हो या अपने किसी इदारे के जरिए नॉमिनेट किया हो जो हुकूमत का इदारा हो। तो बड़े बड़े इदारे कौन से? पीआई है, पाकिस्तान स्टील है, पीएसओ, सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं ना यार। एफबीआर है, सारा आपका ये सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये एसईसीपी सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। ये हुकूमत ने बराह रास्त खुद या अपने किसी इदारे, जो हुकूमत के इदारे हैं, उनके जरिए किसी कंपनी में डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए हों। तो क्या जिन जिन कंपनीज में डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए हैं, क्या उन कंपनीज को हम कहेंगे एसोसिएटेड? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट का मकसद होता है हुकूमत की, अवाम की फलाह बहबूद, इसलिए इस पर वो वाली रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगी। वरना तो बन रहा है ना, वरना अगर वो एक ज्यादा कंपनी से बैठा हुआ है तो बनना चाहिए एसोसिएटेड, लेकिन यहाँ नहीं बनने दे रहे। फिलहाल इतना याद रखो, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट क्योंकि मकसद, नीयत, इंटेंशन अवाम की फलाह बहबूद है। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट थी,
नफा प्रॉफिट भी कंपनी है ना, है तो कंपनी, लेकिन चूंकि अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है लिहाजा उस पर टैक्सेस कम लगेंगे, लिहाजा उसको अलग लाइसेंस मिलेगा। तो वो जो मेन पर्पस है ना, पर्पस, वो पर्पस उसको रियायत दिलवाता है। ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछे ये वाला पॉइंट। हाँ जी आगे आ जाओ। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद तो कपड़े की डेफिनेशन क्या होता है इंडिपेंडेंट, जिसका कंपनी के बनाने और चलाने में किसी किस्म का कोई लेना देना ना हो, बिल्कुल बाहर से आया हो। तो अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा है, लिख लो साथ का लिखना, एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट मतलब बाहर से आया है, तो बाहर से आया है तो वो तो है ही अलग किस्म का डायरेक्टर। उसका कंपनी के बनाने चलाने मैनेजमेंट किसी किस्म का अमल दखल है ही नहीं। तो एसोसिएटेड का स्टेटस तो अप्लाई ही उस डायरेक्टर पर हो रहा है जो एक्चुअल डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव। तो ये तो एग्जीक्यूटिव है ही नहीं, फुल टाइम है ही नहीं, इस बेचारे को किस बात की सजा दोगे आप? और ना ही इसके बैठने से उन कंपनीज के स्टेटस पर असर पड़ेगा। बताओ भी, किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछे, एनीवन? यस, एनीवन? यस? ये ध्यान करना, ये आप तो हैं सारे मासूम अच्छे बच्चे हैं। मैं बच्चों को इतना मैं डांटता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को ये अक्सर मुझे कमेंट्स मिल चुके हैं पहले, तो बता रही हूँ ना, आप बच्चे परेशान ना हो जाएं। क्या बात है, जब क्लास में थोड़ा ये मजीद बढ़ जाए मेरा ये, जब आप मुझे कोई जवाब नहीं देता, तो मेरी आदत नहीं है, मैं सजा नहीं देता ना, मैं कोई जुर्माने लगाता हूँ क्लास में, लेकिन मैं उनको एहसास दिलाता हूँ कुछ अच्छे अल्फाज से। वो अल्फाज इतने रूड नहीं होते, लेकिन उसका मकसद होता है आपको जगाना। वो थोड़े से सख्त होते हैं अल्फाज, आपने महसूस भी किए होंगे। क्यों भी सख्त होते हैं इब्राहिम बेग? जब मैं एहसास दिलाता हूँ बच्चों को, क्यों भी इब्राहिम बेग? यस सर। काफी सख्त होते हैं। हाँ, लेकिन वो रूट की लाइन में नहीं आते, ठीक है ना? बदतमीजी हम नहीं करेंगे आपसे, लेकिन एहसास तो दिलाया जाएगा ना। चाहे मैं रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करूं, चाहे मैं जो करूं, तो एहसास तो दिलाया जाएगा, लेकिन इन नाइस वर्ड्स दिलवाया जाएगा। कोई माम एग्री करती हैं इस बात से आप? Yes, sir. Yes, sir. तो आई नीड टू वेक यू अप, राइट? जैसे वालिदैन जगाते हैं बच्चों को, जिसको आम अल्फाज में सार्केज़म कहते हैं। तो सार्केज़म भी एक अच्छी क्वालिटी होती है अगर इसको वाइजली इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? तो ये भी बड़ा अच्छा यूजफुल वेपन होता है ये। तो आप बच्चों को एहसास में दिलाऊंगा, सॉरी अबाउट दैट, अगर वो आपको बुरा लगता है, एंड इफ यू बिगिन टू हेट मी फॉर दैट, गेस व्हाट, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपको एहसास दिलाया जाएगा, ठीक है? तो वो दिलाया जाएगा। उसमें कोई बच्चा अगर परेशान हो जाता है तो प्लीज़ हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स, क्योंकि शायद वो एहसास मजीद सख्त हो जाए आगे जाके, ठीक है? तो ध्यान करें, दैट्स माय नेचर, मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं करता हूँ मैं, ठीक है? तो उसका बुरा नहीं बनाना, उसमें आपकी अच्छाई होगी। वो प्रोफेशनल आगे वर्ल्ड में सर जाओगे ना, एहसास हाँ, तो आगे एहसास रोज से दिलाया जाता है वैसे। हाँ, टीचर का अपना तरीका होता है दिलवाने का, ठीक है? तो वो डिफर दिल सख्त करेगा। हो गया। हाँ, तो वो दिलवाया जाएगा। जब आगे फर्म्स में जाओगे ना, तो आपको शायद ये मेरा वाला स्टाइल शायद याद आ जाएगा। वो ऐसे ही दिलवाया जाएगा, वो कोई आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, लेकिन वो जो लव इस्तेमाल करेंगे वो रूड भी नहीं होंगे, विद इन मॉरल लिमिट्स होंगे, लेकिन वो आपको एकदम ना बिल्कुल ठंडा ऐसा आइस कोल्ड वाटर फेंक के जगा दिया जाएगा। तो मैं भी वो काम करने का जरा तरजीह देता हूँ उसको। आगे आ जाओ, लास्ट पढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया। शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये अगर वालिदैन पूछना होगा, आई डोंट नो आपसे शेयर करते हैं कि नहीं करते, तो लिखा होगा NIT, कई लोगों ने शेयर्स लिए होते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी हुकूमत का इदारा है भाई। ये वो हुकूमत का इदारा है जो कि पब्लिक से कहता है आओ भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ रखवाओ, हम आपके पैसों को इस्तेमाल करेंगे कारोबार में, उस पर आपको अच्छा इंटरेस्ट देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी हुकूमत का इदारा है। दोनों का एक ही मकसद है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसका एक नाम है यार, ठहर जाओ, क्या था यार, नाम मुझे भूल रहा है। बहरहाल ये हुकूमत के इदारे हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है? अवाम के जमा पूंजी को, उनकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना, ठीक है? और ये इन्वेस्ट करते हैं और आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं।
और ये भी हुकूमत के इदारे हैं, अब हुकूमत तो इन्वॉल्व हो गई। शेयर्स ओन्ड बाय, ओन्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी, आगे हम पढ़ेंगे हल्का सा, देखो ऐसे होता है, सुन लो इसको कि फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी पाकिस्तान में अपने शेयर्स खरीदे। पेप्सी पाकिस्तान जो है ना, वो एक तीर से करती है दो शिकार। अब उनका बैंक अकाउंट भी है, वो बैंक में पैसे रखते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाले उनको अप्रोच करते हैं, आईसीटी वाले, कि यार आपके पास जो अरबा रुपया रखा हुआ है ना लोगों के शेयर्स का, वो हमारे पास रखवा दो। या आगे इस तरह के टॉपिक आने वाला है। वो कहते हैं आपके पास रखवा दें, क्यों? वो कहते हैं हमारे पास रखवाओ और हमारे नाम में रखवाओ, पैसा आपका होगा, हमारे नाम में रखवाओ, हम आपको ज्यादा सूद देंगे। हमारे नाम में रखवाओगे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी हो जाएगी। विन विन, आपको भी फायदा, हमें भी फायदा। इसलिए लिखा हुआ शेयर्स ओन्ड बाय। ओन्ड मतलब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा इनके पास रखवा देती है। रखवाती है, उनके हवाले नहीं कर देती है, रखवाती है टेम्परेरली, 1 साल 2 सालों के लिए। ओन्ड का मतलब उनके नाम में रखवाया जाता है। आगे आ जाओ। और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आईसीडी भी कंपनीज है ना, लिखो पर दे आर बोथ कंपनीज। तो इन दो कंपनीज में अगर लिखो पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज, अगर पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज ने इन दो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में अगर शेयर्स रखवा दिए हैं उनके नाम के अंडर, तो क्या इन दो कंपनीज को हम कहेंगे कि इनका आपस में ताल्लुक बन गया है और ये एसोसिएटेड कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी एसोसिएटेड, क्योंकि इन दोनों इन्वेस्टमेंट कंपनीज का मकसद अवाम की फलाह बहबूद, जाती मुनाफा नहीं है। जितने भी हुकूमत के इदारे हैं ना यार, यस वो मुनाफा कमाएंगे तो अवाम की खिदमत करेंगे ना, लेकिन उनका मेन पर्पज अवाम की खिदमत होता है, जाती मुनाफा नहीं होता। जो प्राइवेट कंपनीज का मेन मकसद अपना मुनाफा होता है। इसलिए देखो सारे में कॉमन चीज आ रही है कि हुकूमत इन्वॉल्व है, हुकूमत के इदारे इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा उनका ताल्लुक बज़ाहिरन तो एसोसिएटेड बनता दिख रहा होगा, लेकिन वो कंपनीज एक्ट वो नहीं बनने दे रहा भाई। एक्सेप्शंस रख दी, साइड पे रख दी। और लास्ट, ये भी क्या पता भाई में लेटर आता हो, शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ, इसको कंप्लीट करो, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये भी लिखा होगा सीडीसी, ये भी हुकूमत का इदारा है। ये मैंने लिखवाया था, याद होगा आपको, ये है सीडीसी। असल में मैं ब्राउज कराऊंगा जो कंपनी लो हमारा खत्म होगा। सीडीसी पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान की 1100 लिस्टेड कंपनीज का शेयर रजिस्ट्रार है, शेयर ब्रोकर है, शेयर ट्रांसफरर है। ये होता है ये। इसके नाम में भी अगर आपने रखवाए हैं तो वो कंपनी जो रखवाएगी और इसमें रखेंगे, ये भी कंपनी है, क्या इनका ताल्लुक बनेगा एसोसिएटेड? नहीं बनेगा। वही वजह, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, अवाम के फलाह बहबूद का मकसद है, डन। ये रॉकेट साइंस किसी को समझ आई है कि नहीं आई? क्यों भी खदीजा, इकरा, हिना, हसन, मरियम? यस सर। हाँ भाई, Yes, sir. थोड़ी बहुत समझ आई है कि नहीं आई? थोड़ी बहुत। अलीना, तकदीस, जैनब, जैनब फॉलो कर रही हो? यस सर। बस दैट्स ऑल भाई। ये और टॉपिक तंग करता है इस चैप्टर में, बाकी आगे इजी है। देखो सारा घंटा यहाँ लग गया इसमें। डन, चलें जी। हाँ भी लाइबा, सर वो असाइनमेंट्स मैंने कितनी भेजी आप, हैं? ठहर जाओ, हाँ पूछो पूछो। मैं कह रहा था सर जो आप कह रहे थे कि आगे आएगा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम वाला, वो जो सूद हराम होता है, वजह बताना, और कौन कौन किस जगह पे सूद हलाल है, जो भी है वो वो तो आया नहीं बताया अभी था, तक। आई रिमेम्बर, मैंने क्लास में बताया था या नहीं? नहीं सर, नहीं हाँ, बताया। यू श्योर? मेरे ख्याल में यस पूरा मैंने सर, लेक्चर दिया था उस पे यार, या नहीं? हमें नहीं बताया सर। अगले लेक्चर में पूछना, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये अगर सूद हराम है तो फिर बैंक्स कैसे चल रहे हैं सूद पे, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। हम्म? सूद हराम है लेकिन बैंक सूद ले रहे हैं, यही पूछ रहे हो? अभी जो आप खाना खाओगे सारे, यस सर। ये जो रोटी आप खाएंगे सारे, या क्या पता बहुत मॉडर्न बच्चे हो, पास्ता खाएं या लजानिया खाएं, चले हैं सारे खाएं, तो नो जो सर। भी आप खाओगे आज लंच या रॉयल लंच करोगे आप, वो जो कुछ खा रहे हो वो हुकूमत पाकिस्तान में सरजमीन पे उगा के खिला रही है आपको, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? यस सर।
और वो सारा कुछ जिन पैसों से खरीद रही है उस पर कुछ सूद भी अदा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। मुल्क का दुनिया का हर मुल्क की सूद देता है, वर्ल्ड बैंक को, IMF को सूद दे रहा है। तो जब मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो गंदम का हर दाना खा रहे हो, जो पानी का हर कतरा पी रहे हो, उस पर सूद दिया जा रहा है, तो फिर जब हर चीज सूद की जा रही है, अब आपको कहे सर ये क्या मजा आ गया है, मैं तो मुसलमान हूँ, क्या मैं सूद खा रहा हूँ? तो यस माय डियर फ्रेंड, वेक अप, हम सारे सूद खा रहे हैं। अगर आप ये समझते हो कि मैं सूद से बचा हुआ हूँ, यू नीड टू वेक अप, कम बैक टू प्लेनेट अर्थ, हम सारे सूद खा रहे हैं। अब आपको सर मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, छोड़ें इस बात को, इस छोड़ें, मैं बस जानना ही नहीं चाहता, मैं बस सूद नहीं खा रहा हूँ, चलो ये बताएं बैंक क्यों चल रहे हैं सूद पे। तो पहले मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, साथ ही बताता जाता हूँ, यस पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ना है तो आज जाके पढ़ ले, किसी के फैमिली में लॉयर्स हैं तो पूछ लें, मुझे वो आर्टिकल नंबर भूल रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का, ये हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे जाके, पाकिस्तान का फेडरल शरीयत कोर्ट होता है जिसकी मेन जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि पाकिस्तान का कोई कानून या पाकिस्तान का कोई इदारा इस्लामी उसूलों के मुताबिक तो नहीं चल रहा। तो जब वो देखते हैं बैंक से सारे सूद ले रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई? तो आइन में ये लिख दिया गया है कि फेडरल शरीयत कोर्ट जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है ये देखना कि पाकिस्तान का कोई कानून शरीयत के मुताबिक ना बने, कोई इदारा शरीयत के खिलाफ ना चले, लेकिन बैंक सूद लेते हैं, बेशक ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट बैंक्स की इन एक्टिविटीज में मुदाखलत नहीं करेगा जब तक कि एक नया इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं रिप्लेस हो जाता, इनको ऐसे ही काम करने दिया जाएगा। फनी बट ट्रू। लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। अब्दुल बासित। सर मैंने अपनी माजी से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा था कि उन्होंने मदनी चैनल से ये सुना था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि पीछे तो कमा रहे हैं, सूद से ला रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को देखो कि आप किस तरह कमा रहे हो। आप अपने आप को इंडिविजुअली पर्सनली देखो, अगर आप भी सूद ले रहे हो, इन पर्सनली इससे सूद ले रहे हो तो आप फिर गुनाहगार होगे, लेकिन अगर आप मेहनत से हलाल की रोजी कमा रहे हो तो वो फिर आपका सूद मैंने वो आपकी मेहनत की। आप पर्सनली अपने आप को देखो, अपनी ज़ात को सिर्फ। आप अगर मेहनत से कमा रहे हो तो वो फिर आपका सूद नहीं होगा, वो फिर आपकी हलाल की कमाई हो जाएगी। ये मदनी चैनल से सुना था। यार मदनी चैनल बस अब क्या कहें यार, चलो जो उसको फॉलो करते हैं फॉलो करने दो हर किसी का अपना ज़ाती वो है वो, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, लास्ट जुमला बोल रहा हूँ, प्लीज आप स्कॉलर्स को सुना करें, स्कॉलर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को, जो पढ़े लिखे लोग हों, MPhil हों, PhDs हों, उनको सुना करें टीवी पर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जाहिद और आबिद एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन आलिम। जाहिद आबिद दिन में 15 नमाजें पढ़ेगा, उसके एक नहीं चार चार मेराब होंगे। जाहिद को तरजीह, आलिम को तरजीह दी जाती है जाहिद पर। आलिम वो होता है जो इल्म रखता है कायनात का, दीन का। हम सारे, मुझ समेत हम सारे, मैंने कहा ना, हमें बचपन में टक्कर गया था एक मौलवी जिसने कहा कुरान के रट्टे मारो। हमें आलिम ने नहीं पढ़ाया, मुझ समेत हमें मौलवी ने पढ़ाया। आपने आलिम से गुफ्तगू करनी है, आलिमों को थोड़ा बहुत सुन लिया करो तो आपका जहन खुलेगा। ये जो अप्रोच आप बता रहे हैं मौलवियों की सोच होती है, मौलवी के पीछे नहीं जाना, वो तो बस टकरे मारते नमाजें पढ़ते रहते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है, फरिश्ते हैं थे इसके काम के लिए। हमने आलिमों की बात सुननी है, जो इल्म वाले रखते हैं उनकी बात सुना करें। बाकी जो कुछ आप देखते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपकी पर्सनल, लेकिन जो ये आप डिस्कस कर सकते हो, ये हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हम सारे स्कूल पे पढ़ रहे हैं। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, वी आर लिविंग ऑन इंटरेस्ट, ये हकीकत है, फैक्ट है, फेस इट। जिसे आप डिस्कस कर लेना, वाले साहब से करना डिस्कस, अगर आपकी हैं वो बताएंगे आपको। अब्दुल बासित, यस जल्दी। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट। अब्दुल समद, प्रेजेंट सर। अब्दुल तवाब एब्सेंट। अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट। अमार सिकंदर एब्सेंट। आयशा नवाज, प्रेजेंट सर। बैराम एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद, प्रेजेंट। हाफिज मुबशर, प्रेजेंट सर। हैदर रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा अली, यस सर।
Ali, Hamza Yunus. Hamza Yunus, absent. Hassan Abbasi. Absent. Hassan Khan. Present, sir. Hina Shaheen. Hina 1, Hina 2, Hina 3, absent. Ifra. Excellent. 3 पर ही बोलती है ना, पहले क्यों नहीं बोलती हो? इफरा कहाँ है भाई? एब्सेंट. इकरा. Present. खतीजा. Present. खालिद. Present, sir. लाइबा बशीर. Present, sir. लाइबा इफ्तिखार. Present, sir. माहम. Present. माहीन. एब्सेंट. मरियम. Present. इब्राहिम बेग. Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला. Present, sir. एहसन जमील. एहसन Present, sir. जमील. मोहम्मद अली. Present. Yes, sir. अरमगान. अरमगान. एब्सेंट. हमजा खान. Present. इम्तिनान. एब्सेंट. मोहम्मद उसामा. एब्सेंट. मोहम्मद साद. Present, sir. शाहजेब. एब्सेंट. वसी यूसुफ. एब्सेंट. मोहम्मद यूसुफ. एब्सेंट. जैन अमजद. जैन अमजद. एब्सेंट. नजीउल्लाह. Present, sir. नायाब. Present. निमरा गुल. एब्सेंट. नुमान करीम. नुमान करीम. एब्सेंट. सलमान हैदर. Present. एब्सेंट. प्रेजेंट है सलमान खान. एब्सेंट. सरमत तैयब. Present, sir. शेरबानो. एब्सेंट. अमार अली बुखारी. Present, sir. हसन मुश्तबा. एब्सेंट. इस्माइल शाह. Present, sir. सैफुद्दीन. एब्सेंट. अलीना. Present, sir. तकदीस. Present, sir. उमर मजीद. फारूक. फारूक. युसरा. Present, sir. युसरा. एब्सेंट. ज़ैनब. Present. ज़यान. Present, sir. ज़ुहैब अली. एब्सेंट. ठीक है, बस ठीक है, डन जी. हसान मुश्तबा आया है? हसान नहीं. ठीक हो जनाब, आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है. ठीक है, आज सिर्फ दूसरे बैच की है. बस इंशाल्लाह. ठीक है, कल वीकेंड है. असाइनमेंट्स 3 हुई है ना लाइबा? Yes, sir. 3 हो गई. आपने कहा था कैसी है? चैप्टर नंबर 4 की भेजो. हाँ, जो ही सुबह आएंगे मंडे को, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप जाएंगे फोटोकॉपी के पास, अपने पास पेपर्स लेके आएंगे. जब क्लास में आए बुक आपके पास हो, बुक नहीं है गेट फोटोकॉपीड. ठीक है, जो बाहर मौसम है जस्ट गो आउट, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, गो आउट और अपनी बुक्स को प्रिंट कराओ. आपका रिसर्च आपके पास हो, स्टेशनरी आपके पास हो, पास्ट पेपर्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आके लो. जितने चैप्टर्स की असाइनमेंट्स हो चुकी हों, जितने भी आपके चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी हों. ठीक है, और इंशाल्लाह फिर मंडे को क्लास में मुलाकात होती है. सारों को रिमाइंडर भेज दें आप. ठीक है, कल पढ़ भी लें तो रिलैक्स भी करें, खेल कूद भी लें. आई विल सी यू ऑन मंडे. ओके जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. Last, sir. Officer.